हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। देखो, ह्यूमन बींग्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट से काफ़ी डिफरेंट है। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था बहुत सिंपल तरीके से है, लेकिन ह्यूमन के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर हमारे पास पढ़ने के लिए भी बहुत सारा और कॉम्प्लेक्स तरीका भी है। इसके लिए पूरा एक मेथड है, ठीक है। अब देखो, जब भी ह्यूमन बींग के अगर हम लोग किसी एक ह्यूमन बींग इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी बॉडी, उसके लाइफ साइकिल में ना, बॉडी के अंदर पूरे लाइफ में ना कई बार चेंजेस आते हैं। कई बार छोटे बच्चों के अंदर जो है ना उनके दांत टूट जाते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, और फिर बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। तो एक छोटा सा चेंज है जिसके ज़रिए से पता लगता है कि हाँ, बॉडी ग्रो कर रही है। लेकिन ये सिर्फ इतना सा छोटा सा चेंज ये समझ के कि हम बॉडी ग्रो कर रही है, रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल होगा, हम लोग ये नहीं समझ सकते। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको समझ के जिनको देख करके ये समझा जा सकता है कि हाँ, अब बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल है। देखो, इसी तरीके से हमारे पास ना लाइफ साइकिल में एक छोटा सा पीरियड होता है जिसको हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस ना किसी भी एक इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल का वो पीरियड होता है जिसके अंदर जनरल बॉडी की ग्रोथ होती है, यानी कि बॉडी के हाइट में इंक्रीमेंट होगा, बॉडी के वेट में इंक्रीमेंट होगा, सारे टिश्यूज और सारे जो है सेल्स हैं उनके अंदर जो मैकेनिज्म है वो फास्टर रेट पे होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। द पीरियड ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ, एक बॉडी ग्रोथ का जनरल पीरियड है ये, उसको हम लोग एडोलेसेंस कहेंगे। अब एडोलेसेंस ना कई बार जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग टाइम पर आ सकता है। ये तकरीबन 9 साल से लेकर के 17-18 साल तक चल सकता है। अब इसी एडोलेसेंस पीरियड के अंदर ना एक छोटा सा पीरियड आता है जिसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसा एडोलेसेंस के अंदर का पीरियड है जिसके अंदर एडोलेसेंस पीरियड बड़ा है, उसके अंदर छोटा सा पीरियड है प्यूबर्टी का, जिसके अंदर जो जनरल बॉडी की ग्रोथ है ना उसको स्लो डाउन कर दिया जाएगा। यहाँ पे वेट अब ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, हाइट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन किस चीज़ में इंक्रीमेंट आएगा? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में सारा का सारा जो मैकेनिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ किसके डेवलपमेंट में लग जाएंगे? अब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ की डेवलपमेंट में लग जाएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, एडोलेसेंस के अंदर का वो पीरियड जिसके अंदर जनरल बॉडी ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाएगी, लेकिन अब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के ग्रोथ में जो है सारा का सारा एनर्जी जो है लगाया जाएगा। अब देखो, प्यूबर्टी के टाइम पे ना बॉडी के अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। उन सिग्निफिकेंट चेंजेस को पढ़ना और समझना जरूरी है। देखो, चेंजेस एट प्यूबर्टी, जो चेंजेस एट प्यूबर्टी ना उसके अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उन कॉमन चेंजेस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ थिक हेयर्स इन आर्मपिट्स एंड अराउंड जेनिटल्स। कुछ थिक हेयर्स जो है ना ग्रो कर जाएंगे, कहाँ पे? आर्मपिट्स में और जेनिटल्स के आसपास में। नेक्स्ट है कुछ फाइन और थिन हेयर्स भी ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पे? लेग्स पे, आर्म्स में और फेस में। कहाँ पे? लेग्स पे, आर्म्स पे और फेस पे कुछ फाइन और थिन हेयर्स भी ग्रो कर जाते हैं। थर्ड क्या है? स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स माइट डेवलप। कई बार जो है स्किन के ऊपर जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि वहाँ पे उसका जो है केयर ना करने की वजह से वहाँ पे पिंपल्स भी डेवलप हो जाते हैं। अब देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन है मेल और फीमेल के अंदर, लेकिन फीमेल और मेल के अंदर ना कुछ प्यूबर्टी पे जो चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। उन डिफरेंट चेंजेस को देख लेते हैं हम लोग। देखो, बॉयज़ के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है, सबसे पहले जो फेशियल हेयर्स जो ग्रो कर रहे थे, पहले थिन हेयर्स थे, लेकिन अब वो क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा थिक, डेंस और ब्लैक हो जाएंगे। जो फेशियल हेयर्स है वो डेंस हो जाएगा, थिक हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? उनकी जो आवाज़ है बॉयज़ में, मेल्स में जो वॉइस है जो बिगिंस टू क्रैक, यानी कि जो आवाज़ है ना फ्लैट हो जाएगी, वो आवाज़ जो है फटने लगेगी और मोटी आवाज़ हो जाएगी, भारी आवाज़ हो जाएगी। थर्ड, ओकेजनल एनलार्जमेंट ऑफ पीनिस। पीनिस जो है ना कई बार ओकेजनली एनलार्ज होगा, अपने साइज में उसको इंक्रीमेंट दिखाएगा वो। नेक्स्ट, फीमेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, जो चेस्ट का एरिया है वहाँ पे जो ब्रेस्ट का जो टिश्यू है उसके साइज में कुछ ना कुछ इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट, डार्कनिंग ऑफ निपल स्किन, ब्रेस्ट के ऊपर जो निपल है उसका जो कलर है ना कई बार डार्क हो जाता है। नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन है फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन इंक्रीज हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है इसको भी हम लोग चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली 2 पोर्शंस हैं। पहला वो पोर्शन है, वो सेक्शन है जहाँ पे मेल जर्म सेल बनेगा, जहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और दूसरा पोर्शन वो है जहाँ पे से मेल जर्म सेल जो है ना रिलीज करा दिया जाएगा। ठीक है, रिलीज कराने के बाद यानी कि वो जो फीमेल जर्म सेल से जाके जो है यूनाइट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखो, जहाँ पे फॉर्मेशन होता है ना उसका जो है सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल जर्म सेल के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है टेस्टिस। हमने जो है ना इसके अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, वो लास्ट चैप्टर के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने पढ़ा भी है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे।
देखो टेस्टिस में जो है ना सबसे पहला ये है क्या चीज़ इट इज़ अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल दैट इज कॉल्ड स्पर्म्स। ये क्या है, ये एक साइट है जहाँ पे ना मेल जर्म सेल बनता है और मेल जर्म सेल को हम लोग ना स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये सेक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस जो है ना दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला स्पर्म्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा ये हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए। एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, वो भी यहीं पे सेक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो टेस्टिस है ना ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ लोकेटेड है, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ लोकेटेड होता है और एक पाउच के अंदर होता है, उस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम। सवाल आ सकता है एक नंबर के अंदर कि जो टेस्टिस है ना वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ क्यों लोकेटेड है, क्योंकि टेस्टिस का काम है स्पर्म्स को प्रोड्यूस कराना और स्पर्म्स जो है ना तभी प्रोड्यूस होते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर से, बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर उसको मिलेगा, ठीक है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो भी होगा उससे कम टेम्परेचर उसको चाहिए स्पर्म्स को प्रोड्यूस कराने के लिए, इसीलिए वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ लोकेटेड है। देखो लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स रिक्वायर अ लोअर बॉडी टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना ये भी यही रिस्पॉन्सिबल है किस किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन बॉयज एट प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं मेल्स के अंदर वो उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है और ये स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे से टेस्टिस में जो ना स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अब यहाँ से ना इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो एक ट्यूब की रिक्वायरमेंट है, उस एक रास्ते की रिक्वायरमेंट है। तो वास्ट डिफरेंस ना एक पैसेज की तरह काम करता है। वास्ट डिफरेंस जो है अ पैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ स्पर्म्स, जो जहाँ पे फॉर्मेशन हो गया वो डिलीवर होगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो वास्ट डिफरेंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट एक्ट्स एज अ पैसेज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट देखो सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के अंदर आया हुआ भी है। देखो जब भी ना फॉर्मेशन होगा टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का और वास्ट डिफरेंस के थ्रू जो है वो आगे की तरफ पुश किया जाएगा, तो बीच में ना हमेशा कुछ ग्लैंड्स आएंगे और उन ग्लैंड्स का नाम है सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंड्स का ना एक कलेक्टिव काम है, ये दोनों ग्लैंड्स ना अपने अंदर से जो है कुछ सिक्रीशंस निकालते हैं, कुछ फ्लूइड्स निकालते हैं, कुछ फ्लूइड्स देते हैं कुछ फ्लूइड्स देंगे। ये फ्लूइड्स का काम क्या है कि जो स्पर्म्स है ना उनको आराम से इजी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये फ्लूइड, प्लस स्पर्म्स को ना न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। देखो सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स फ्लूइड फॉर इजियर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये दोनों का कलेक्टिव काम है इजियर ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना फ्लूइड के जरिए से। नेक्स्ट देखो जो स्पर्म्स है ना जो मेल जर्म सेल्स हैं इनके अंदर मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन करने हैं। दूसरा इसके पास एक लॉन्ग टेल होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है इसको कहाँ किसकी तरफ जाने के लिए, फीमेल जर्म सेल की तरफ जाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है चीज़ें हैं, कुछ जो है मेल जर्म सेल्स को फॉर्मेशन के साइट्स हैं और कुछ वहाँ पे मेल जर्म सेल्स को डिलीवरी की साइट है, उसको ट्रांसफ़र करने की जो है पोर्शंस हैं। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी कुछ फीमेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने के पोर्शंस हैं और कुछ उसको ट्रांसफ़र करने के पोर्शंस हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जगह हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ओवरीज। जिस तरीके से मेल्स के अंदर टेस्टिस हैं जो कि मेल जर्म सेल को प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही फीमेल के अंदर जो है ओवरीज हैं जो कि फीमेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको मैच्योर करते हैं। देखो प्रोड्यूस एंड मैच्योर द फीमेल जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, है ना, या फिर एग्स भी कह देते हैं। ओवा जो है ना ये प्लूरल है, ये इसका जो सिंगुलर होता है उसको कहते हैं हम लोग ओवम। नेक्स्ट देखो ये जो ओवरीज होते हैं ना ये जो ना कुछ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज रिस्पॉन्सिबल है कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो जैसे फीमेल के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो फीमेल्स के ना बॉर्न के टाइम पे, उसके बर्थ के टाइम पे ही जो ओवरीज के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एग्स ना प्रेजेंट होते हैं पहले से। अब ड्यूरिंग प्यूबर्टी ना ये जो एग्स है ना, ये जो ओवा है, ये एक एक करके मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यही काम जो है ना यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, 1 ओवम इज मेच्योर्ड एवरी मंथ बाय 1 ओवरी। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है ना 2 ओवरीज हैं, एक ओवरी जो है ना एक महीने में एक ओवम को जो है मेच्योर करता है और आगे भेज देता है। फिर वो जो है एक महीने के लिए रेस्ट लेता है, फिर दूसरा ओवरी जो है काम पे लग जाता है, वो एक महीने में जो है एक ओवम को मेच्योर करके आगे भेज देगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा पार्ट है
जहाँ पे यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये जो है ना आगे डिलीवरी करने का पोर्शन है, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वास डेफरेंस था, वैसे ही यहाँ पे है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। अ पैसेज विच डिलीवर द मैच्योर्ड एग, जो एग्स मैच्योर हो रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए रास्ता है ये फैलोपियन ट्यूब, कि इसको आगे भेजने के लिए मैच्योर जो एग्स मैच्योर हो गए हैं उसको आगे भेजने के लिए एक रास्ता है ये। अब देखो यहाँ पे इसके बाद जो है ना एग्स कहाँ पे जाएंगे, यूट्रस पे जाएंगे। अब ये जो यूट्रस है ना, ये एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा बैग टिश्यूज का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि इलास्टिक होता है, जिसके अंदर खिंचाव हो सकता है, और इसको जो है ना साइट ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे जो है ना एग्स का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे एग जो है फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर आएगा, और उसके बाद वो जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, अभी हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद देखो जो यूट्रस है ना, ये वेजाइना पे जाकर के खुलता है, लेकिन बीच में क्या चीज पड़ता है, इसका नाम है सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स के थ्रू ये यूट्रस ना वेजाइना में जाकर के ओपन हो जाता है। नेक्स्ट देखो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये फर्टिलाइजेशन जो है, जैसे ही जो स्पर्म है ना वो ट्रैवल करेंगे आगे की तरफ यूट्रस के थ्रू ना ओविडक्ट की तरफ जो है ट्रैवल करेंगे, फैलोपियन ट्यूब की तरफ ट्रैवल करेंगे। अब अगर वहां पे कोई मैच्योर्ड एग प्रेजेंट है, ओविडक्ट के अंदर मैच्योर्ड एग पहले से प्रेजेंट है, तो स्पर्म जो है ना उसको जाके फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखेंगे, जो फर्टिलाइजेशन है ना वो कहाँ पे होगी, वो फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, यूट्रस के अंदर आने के बाद नहीं। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर होगी, वहां पे ओविडक्ट के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग जो है ना थोड़ी देर वेट करता है कि वहां पे उसको स्पर्म आके फर्टिलाइज कर दे। तो स्पर्म्स ट्रैवल टू ओविडक्ट टू फर्टिलाइज द एग, ओविडक्ट की तरफ जो है ट्रैवल करता है ताकि एग को फर्टिलाइज कर दे। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है वहां पे, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड। देखो जो जर्म सेल्स है ना वो गैमेट्स हैं, हैप्लॉइड हैं, जब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। अब जो जाइगोट है ना वो ओविडक्ट से वापस आकर के कहाँ पे आएगा, यूट्रस के अंदर आएगा। अब यूट्रस का जो वॉल है ना उसमें जाकर ये इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस का जो इनर वॉल होता है वहां पर जाकर के चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा ऑन द इनर वॉल ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को जो है नरिशमेंट लेकर के डिवाइड करना, यानी कि अपने आप को एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर देगा। द इनर लाइनिंग्स ऑफ यूट्रस आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स टू नरिश एम्ब्रियो। देखो जो यूट्रस का जो इनर लाइनिंग्स है ना, जो इनर वॉल्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट है ना इसको अब डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनना है, एम्ब्रियो को डेवलप होकर के फीटस बनना है, फीटस को डेवलप होकर के बेबी बनना है। तो यहाँ पर जो है नरिशमेंट चाहिए बहुत ज्यादा। तो नरिशमेंट कहाँ पे किस तरीके से होती है, हमेशा ब्लड से होती है। ठीक है, तो वहां पे ब्लड वेसल सप्लाई होते हैं इनर लाइनिंग्स ऑफ यूट्रस के अंदर। अब देखो एक ना स्पेशल टिश्यू है जिसका नाम है प्लेसेंटा। अब जो जाइगोट जो है ना, जो नरिशमेंट ले रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, वो एक स्पेशल टिश्यू के थ्रू नरिशमेंट लेता है जिसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ना एक डिस्क शेप का एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि यूट्रस के वॉल के ऊपर चिपका हुआ होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, मदर के ब्लड में से ना सारे न्यूट्रिशन जैसे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, सब कुछ जो है जाइगोट को और एम्ब्रियो को पहुंचाएगा, और एम्ब्रियो जो है ना अपना प्रोसेसेस कर करके वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। वो वेस्ट जो है ना प्लेसेंटा ले लेगा और मदर के ब्लड के अंदर डाल देगा। यानी कि यहाँ पे ना एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ वेस्ट होता है यहाँ पे। देखो प्लेसेंटा क्या है, डिस्क शेप्ड स्पेशल टिश्यू एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस के वॉल के ऊपर एम्बेडेड होता है, ये चिपका हुआ होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड एंड टेक अप द वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। मदर की जो है ब्लड में से उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और जो एम्ब्रियो से वेस्ट है उसको मदर के ब्लड में वापस से फ्यूज करा देगा। अब कुछ दिन के बाद जो है ये एम्ब्रियो डेवलप होकर के फीटस बनेगा इसी तरीके से, और फीटस डेवलप होकर के बेबी बनेगा। देखो जो एग प्रोड्यूस हो रहा है ना और जो मैच्योर हो रहा है, जो ओविडक्ट की तरफ जो भेज देता है एग को, तो वो एग ना एक दिन के लिए वेट करता है कि उसको फर्टिलाइजेशन मिल जाए, उसको किसी तरीके से स्पर्म आके फर्टिलाइज कर दे। लेकिन फिर भी अगर फर्टिलाइज नहीं होता है ना, तो वो जो है ना एग जो है ब्रेक हो जाता है। और इस दौरान में जो 1 महीने के लिए ओवरी ने काम करा था, तो उस दौरान में जो यूट्रस की वॉल है ना, उस यूट्रस की वॉल के अंदर जो ब्लड लाइनिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, स्पॉन्जी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना प्लेसेंटा क्रिएट होना है। अब उसको प्लेसेंटा क्या करता है कि जो जाइगोट है ना, जो एम्ब्रियो है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, तो वो 1 महीने तक स्पॉन्जी हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो अगर कोई भी एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो वो क्या होता है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है ना, तो ये रिजल्ट करेगा किस चीज़ के अंदर, मेंस्ट्रुएशन के अंदर रिजल्ट करेगा। अब ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इट रिजल्ट्स इन द मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन क्या है, द रिलीज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू वेजाना, वेजाना के थ्रू ब्लड और म्यूकस का रिलीज को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन है ना, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो एग है ना उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया वो, और जो वेजाइनल वॉल्स हैं, जो यूट्रस वॉल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और ब्लडी, उसके अंदर ब्लड जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सेस हो चुका है। अब ये सब जो ज़रूरत थी ना फर्टिलाइज्ड एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करने की थी, लेकिन अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो नरिशमेंट की अब कोई ज़रूरत है नहीं, तो जो यूट्रस के वॉल्स है ना, इनर लाइनिंग से वो अपने आप को ब्रेक कर लेंगे और ब्लड उसके अंदर से सारा का सारा रिलीज कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, द रिलीज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू वेजाइना। अब ये एक ना साइकिल है जो विच टेक्स प्लेस एवरी मंथ, जो हर महीने होगा, क्योंकि एक ओवरी को ना, एक एग को मैच्योर करने के लिए तकरीबन 1 महीने का टाइम लगता है, इसलिए ये एक साइकिल की तरह काम करता है और जो हर महीने रिलीज होगा। अब इट लास्ट फॉर अराउंड 2 to 8 days। अगर ये जो प्रोसेस हो रहा है मेंस्ट्रुएशन का, तकरीबन 2 से 8 दिन तक ये लास्ट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो हेल्थ का ना टॉपिक है हमारे 9th क्लास के अंदर, जो हमने चैप्टर पढ़ा है कि हेल्थ के टॉपिक के अंदर ना हमने बहुत सारे डिसीज़ के बारे में पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो कि स्प्रेड हो सकते हैं एक इंडिविजुअल से कुछ इंडिविजुअल्स को लग सकते हैं। उसी में से कुछ एक तरीके का, एक टाइप का डिसीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं STDs, यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज ना, अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये वायरल हो सकता है या फिर ये बैक्टीरियल हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले या फिर वायरसेस से होने वाले। अब बैक्टीरिया से होने वाले कुछ बीमारियां जिनका नाम है गोनोरिया एंड सिफिलिस, और वायरस से होने वाली कुछ बीमारियां जिनका नाम है वॉर्ड्स एंड HIV एड्स। अब इनसे ना देखो, इनका जो ट्रीटमेंट है इनका, या फिर प्रिवेंशन का तरीका है, ट्रीटमेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स और रिसर्चेज जो है हाई लेवल पे होते रहते हैं, लेकिन इनसे ना बचने के तरीके बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन बीमारियों से बचने के तरीके में ना कुछ जो है मैकेनिकल मेथड्स आते हैं, कुछ सर्जिकल मेथड्स आते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स आते हैं, लेकिन सब प्रिवेंशंस के तरीके में ना एक अपना साइड इफेक्ट है कि ये ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बन जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका बन जाता है। अब किसी को जो है प्रेगनेंसी से अगर रुकना है तो ये सिर्फ जो है प्रिवेंशन का मेथड भी अपना सकता है। अब देखो कुछ प्रिवेंशन के मेथड्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जैसे कि मैकेनिकल बैरियर में कॉन्डम हो सकता है, ड्रग्स या फिर मेडिसिन के जो है एक तरीका है, मेथड है, जिसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ना, ये अपने आप में हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं, यानी कि हार्मोन्स के अंदर, बॉडी के अंदर हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं, जो कि अपने आप में एक साइड इफेक्ट की तरह जो है दिख सकता है। बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज, हार्मोनल इम्बैलेंस एक साइड इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट तरीका हमारे पास है डिवाइसेस, लूप या फिर कॉपर टी। ये कॉपर टी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो है इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये कॉपर टी के बारे में ना, इसके अंदर भी साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि कॉपर टी को इंसर्ट करने के बाद जो है ना, एक मेटल का पार्ट होता है, ये अंदर टिश्यूज़ के अंदर कुछ ना कुछ ये जो है इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा तरीका है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, जो फीमेल्स के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है ना, जिसको हम लोग जो है ओविडक्ट कहते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये एक सर्जिकल मेथड है, ये दोनों सर्जिकल मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वैसेक्टॉमी, और ये मेल्स के अंदर जो वैस डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। देखो रिप्रोडक्शन जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमने अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का प्रोसेस है। अब पॉपुलेशन जो है ना किसी भी समाज के अंदर इंक्रीज या फिर मेंटेन कब रहती है, वो उसके लिए कौन से 2 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। पहला तो बर्थ रेट और दूसरा डेथ रेट। अगर ये बर्थ रेट और डेथ रेट ना दोनों समान रहेंगे तो पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी, लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से और डेथ रेट कम हो जाने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज देखा गया है। अब ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज है ना धरती के ऊपर, ये कई लोगों के लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो चुका है। क्यों कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे एक्सपैंड होती है ना, तो लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पॉपुलेशन की वजह से ख़राब हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से मेंटेन नहीं हो पा रहा, या इनइक्वालिटी की वजह से मेंटेन नहीं हो पा रहा। इस सवाल के साथ जो है ना हम लोग चैप्टर को जो है एंड करेंगे। बेसिकली देखा यह जाता है कि आमतौर पे पॉपुलेशन की वजह से जो है ना
थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आता है, लेकिन इनइक्वालिटी, असमानता की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ना समाज के अंदर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बढ़ता चला जाता है। तो इसी के साथ हम लोगों का जो चैप्टर है ना ये कंप्लीट होता है, हमारे 3 लेक्चर्स जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इसके अंदर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो इसमें से ना आप उस चीज़ को रिपीट करके देखिएगा, बात जो है आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपके पास नोट्स हैं इसके तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप जो है लेक्चर के साथ साथ में जो है नोट्स बना सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि चैप्टर के अंदर जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और बाद के जो बैक एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी के अंदर, उसको बहुत ज़रूरी करना है।